I welcome you all on AEC Plus डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो दोस्तों आज का जो सेशन है इसमें हम बात करने वाले हैं जनरल बियरिंग के बारे में। हाइड्रोडायनामिक एंड हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन पर बेस्ड इसकी वर्किंग होती है, इसको हम समझेंगे। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हम यहाँ पर इस सेशन के अंदर देखने वाले हैं रिगार्डिंग द जनरल बियरिंग, दैट इज द फ्रिक्शनल टॉर्क एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन सर्कल इन ए जनरल बियरिंग। तो सेशन के लास्ट तक आप जरूर बने रहिए, काफी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला आज का। चलिए, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो क्लासेस का टाइम है वो आप ध्यान रखें। मंडे टू फ्राइडे हमें आप लोगों को ये मशीन डिजाइन की क्लास देखने को मिलेगी। टाइमिंग आप ध्यान रखें, शाम को 7:30 बजे आपको क्लास देखने को मिलेगी। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ पर रनिंग में है, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, और इसकी क्लास का जो टाइम है इट विल बी 5:30 PM। और इसके अलावा आपको सैटरडे के दिन एक लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन और डाउट सेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप पूरे वीक में पढ़ते हो तो इन 5 दिन का जो भी कंटेंट रहेगा इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, या अगर पहले भी आपने जो पढ़ा हुआ है इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप उस सेशन के अंदर पूछ सकते हो। इसके अलावा इस सेशन के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी करेंगे जो हमने कंटेंट कवर किया है इस वीक के अंदर। इसके अलावा संडे के दिन आपको मैराथन सेशन भी देखने को मिलेगा। चलिए, तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने लास्ट वाला सेशन देखा होगा। लास्ट वाले सेशन में हमने जो एक्सियल थ्रस्ट बियरिंग है उसकी कंप्लीट डिजाइन के बारे में हमने पढ़ा था, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। और अगर मैं बात करूं कि बियरिंग के लिए हम कौन सी थ्योरी यूज करते हैं, बेस्ट सुटेबल थ्योरी कौन सी होती है बियरिंग के लिए, तो ये कंक्लूजन भी हमने निकाला था। तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी हम यूज करते हैं, क्यों करते हैं, ये अगर आपको जानना है तो आप डेफिनेटली आपको पहले वाले लेक्चर देखने होंगे। पूरा अच्छे से अपन ने वहां पर इसको एनालिसिस किया था इसका। ओके, चलिए, तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जनरल बियरिंग है हमारा आज का जो सेशन है, जनरल बियरिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, अगर मैं बात करूं तो जनरल बियरिंग किसको बोलते हैं, सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं। देखिए, जनरल बियरिंग जो होते हैं ये एक स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग की कैटेगरी के बियरिंग होते हैं। और जनरल बियरिंग स्पेशली यूज किए जाते हैं जब कंपोनेंट के ऊपर रेडियल लोड आता है। रेडियल लोड को सपोर्ट करने के लिए जनरल बेयरिंग को उपयोग किया जाता है। चलिए, यहां पर हम इसको बनाकर देखते हैं। देखिए, ये शाफ्ट है, दिस शाफ्ट विल बी रोटेट इन ए बियरिंग। ओके, यहां पर अगर हम बात करें तो दिस इज द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। ओके, यहां पर ये बियरिंग है जो रेड कलर से मैंने फिक्स बॉडी बनाया है, इट विल बी द बियरिंग। ओके, अब देखिए शाफ्ट के ऊपर जो लोड आ रहा है, दिस लोड विल बी रेडियल लोड। इस तरह से लोड आ रहा है। अब ये लोड इस शाफ्ट का खुद का वजन भी हो सकता है। इस शाफ्ट के ऊपर सपोज कोई गियर लगा है या कोई पुली लगी है, तो उसकी वजह से इस शाफ्ट पर रेडियल डायरेक्शन में जो फोर्स आ रहा है उसे हम यहां पर मेंशन करेंगे, इट विल बी सपोज W, रेडियल लोड इसे हम बोलते हैं। ओके, अब देखिए यहां पर ये जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट का हम एक पर्टिकुलर डायमीटर लेंगे और पूरे चैप्टर के अंदर हम इसके डायमीटर को डिनोट करेंगे कैपिटल D से। कैपिटल D इज द डायमीटर ऑफ शाफ्ट। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये बियरिंग का अपना खुद का एक डायमीटर होगा। तो ये जो बियरिंग का डायमीटर रहेगा इसको हम डिनोट करेंगे D1 से। ओके, तो देखिए सबसे पहले टर्म आप ध्यान रखें, यहां पर कैपिटल D जो रहेगा इट इज डायमीटर ऑफ शाफ्ट। देखिए शाफ्ट भी हम बोल सकते हैं या फिर
जनरल भी हम बोल सकते हैं। क्यों मैंने बोला ऐसा, ये थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। D1 जो रहेगा इट इज डाया ऑफ बियरिंग। ओके, सिमिलरली अगर हम रेडियस की बात करें तो यहां पर कैपिटल R जो रहेगा इट इज रेडियस ऑफ शाफ्ट या फिर जनरल, और R1 जो रहेगा इट इज रेडियस ऑफ बियरिंग। ओके, अब देखिए यहां पर ये शाफ्ट जब इस बियरिंग के अंदर टर्न करेगी तो देर विल बी डिफरेंस, you can see there will be difference between diameter of bearing and shaft। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है इसे हम क्या बोलेंगे, क्लियरेंस बोलेंगे। तो यहां पर एक टर्म और डिफाइन होती है दैट इज डायमीट्रल क्लियरेंस। तो ये डायमीट्रल क्लियरेंस बेसिकली है क्या, कैपिटल सी से इसको हम डिनोट करेंगे D1 माइनस डी। अच्छा, रेडियस के टर्म्स में भी हम क्लियरेंस निकाल सकते हैं, तो यहां पर एक और टर्म आएगी रेडियल क्लियरेंस। तो ये रेडियल क्लियरेंस बेसिकली क्या होगा, C1 विच इज R1 माइनस आर, R1 माइनस आर। देखिए इस डायमीट्रल क्लियरेंस को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 टाइम्स C1। रेडियल क्लियरेंस का 2 टाइम्स बनेगा डायमीट्रल क्लियरेंस। इज इट क्लियर? और ये W जो है क्या है, रेडियल लोड है। इसके ऊपर कैसा लोड आ रहा है, रेडियल लोड आ रहा है। और यहां पर कॉन्टेक्ट कैसा होगा, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट। अब देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जो बियरिंग है और जो शाफ्ट है, इन दोनों के बीच में ये जो गैप है, इस गैप में क्या होता है, लुब्रिकेंट होता है। लुब्रिकेंट। ओके, अब इस लुब्रिकेंट के बेसिस पर हमने देखा था कि ये जो स्लीव बियरिंग है इसको हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, थिक फिल्म लुब्रिकेशन एंड थिन फिल्म लुब्रिकेशन। ओके, तो देखिए यहां पर ये जो थिक फिल्म लुब्रिकेशन होता है, फर्दर हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन एंड हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन। तो इन दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस है, इसको हम आगे देखने वाले हैं। अब देखिए यहां पर जो मैंने जनरल बियरिंग की डेफिनेशन लिखी है उसको अपन यहां पर देख सकते हैं। जनरल बियरिंग इज स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग, कॉन्टेक्ट रेडियल लोड बियरिंग, जनरली ऑपरेटिंग विद हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन। जनरली हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन कंडीशन में क्या करता है, ये ऑपरेट करता है। अब ये हाइड्रोडायनामिक और हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा इसको अपन समझते हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूं हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन, हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन का मतलब क्या होगा, सपोज ये बियरिंग है हमारे पास। ओके, ये फिक्स बॉडी जो है इसे हम क्या बोलते हैं, बियरिंग। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर देता हूं, यहां पर इसको जनरल किसको बोला गया है, जो बियरिंग का पार्ट, इसे मैं पहले भी बता चुका हूं, जो बियरिंग का पार्ट, जो शाफ्ट का पार्ट इस बियरिंग के अंदर है, तो इस पार्ट को बोला जाता है जनरल। इसे क्या बोला जाता है, जनरल बोला जाता है। ये जनरल है, यहां से ले, इसलिए यहां पर शाफ्ट या फिर हम लिखते हैं इसे जनरल। और शाफ्ट और जनरल दोनों का डायमीटर जो रहेगा वो सेम रहेगा। ओके, तो अगर हमें निकालना है लेंथ ऑफ बियरिंग, तो ये लेंथ ऑफ बियरिंग भी इसे हम बोलेंगे और लेंथ ऑफ जनरल भी हम इसे बोलेंगे, क्योंकि शाफ्ट का जो लेंथ बियरिंग के अंदर होगा वही क्या कहलाता है, जनरल कहलाएगा। और कितना लेंथ होगा, जितना लेंथ होगा हमारे बियरिंग का। इज इट क्लियर? चलिए, तो यहां पर हम बात कर रहे थे हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन की। तो ये हमारे पास बियरिंग है। अब इस बियरिंग के अंदर एक शाफ्ट हम इंसर्ट करा रहे हैं।
अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो जो पहला केस है इट विल बी स्टेशनरी कंडीशन। स्टेशनरी कंडीशन मतलब ये जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट की कोई फिलहाल स्पीड नहीं है। इस शाफ्ट के ऊपर जो लोड आ रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ये लोड जो है रेडियल लोड, जिसे अपन डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। ओके, तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, मेटल टू मेटल कांटेक्ट हो रहा है। हियर इट विल बी मेटल टू मेटल कांटेक्ट। हियर इट विल बी मेटल टू मेटल कांटेक्ट। यहां पर क्या हो रहा है, मेटल टू मेटल कांटेक्ट हो रहा है। ओके, चलिए थोड़ा सा तिरछा बन गया, चलेगा। अब देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये जो शाफ्ट है और ये जो बियरिंग है, इन दोनों के बीच में क्या है, लुब्रिकेंट है। और ये लुब्रिकेंट जो है इसका कुछ प्रेशर होगा, और फिलहाल इसका जो प्रेशर है इट विल बी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस इज लुब्रिकेंट। अभी ये स्टेशनरी सरफेस। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टेशनरी है, स्पीड 0 है इसकी, तो यहां पर कोई फ्रिक्शन फोर्स आएगा क्या? जब तक हम कोई एक्सटर्नल एक्शन नहीं लगाएंगे तब तक कोई फ्रिक्शन नहीं आता, ये बात ध्यान रखें। एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताता हूं कि सपोज ये एक स्टेशनरी सरफेस है, यहां पर इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ओके, इसका वजन कुछ है 100 न्यूटन, और यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैंने बोल दिया 0.2। तो अगर कोई यहां पर आपसे पूछे कि फ्रिक्शन फोर्स बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फ्रिक्शन फोर्स। तो स्टूडेंट जनरली कैलकुलेट कर लेते हैं म्यू इंटू एन से, और ये एन जो होता है नॉर्मल रिएक्शन होता है। एन जो रहेगा क्या रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा, और नॉर्मल रिएक्शन जो होगा कितना होगा, ये 100 न्यूटन ही नॉर्मल रिएक्शन बनेगा। 100 न्यूटन ही क्या बनेगा, नॉर्मल रिएक्शन बनेगा। तो आंसर भी लगाकर आ जाते हैं क्या, 0.2 इंटू 100 कितना, 20 न्यूटन, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? ठीक है बेटा, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ये एक रेजिस्टिंग फोर्स होता है। रेजिस्टिंग फोर्स कब आएगा, जब आप कुछ एक्शन करेंगे तभी तो रिएक्शन मिलेगा। मतलब यहां पर आप कोई फोर्स लगा ही नहीं रहे, तो देखिए अगर कोई बोल रहा है कि 20 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स आ रहा, मतलब ये तो एक बहुत ही बड़ा इन्वेंशन हो गया कि हमने कुछ भी नहीं किया और एक 20 न्यूटन का फोर्स हमें अपने आप मिल रहा है, बिना कुछ दिए, इनपुट दिए हमें आउटपुट मिल रहा है। ये तो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को फेल कर दिया ना इसने, तो बात समझ में आ रही। तो यहां पर जब तक हम इनपुट नहीं देंगे तब तक यहां पर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखें। मतलब यहां पर अगर मैं बात करूं तो फ्रिक्शन फोर्स जो रहे वो कितना है, अभी फिलहाल 0 है, कोई फ्रिक्शन नहीं। जब तक हम एक्शन नहीं देंगे कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं यहां पर बेटा कि ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट अगर स्टेशनरी कंडीशन में है, स्पीड अगर इसकी 0 है, तो देयर विल बी नो फ्रिक्शन फोर्स, एफ आर इज 0। ये बात समझ में आई? आई होप आप लोगों को ये चीज अच्छे से क्लियर हुई। यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ओके, तो कोई फ्रिक्शनल टॉर्क नहीं मिलेगा हमें, तो कोई पावर लॉस की बात ही नहीं आएगी। इज इट क्लियर? चलिए मूव टू द केस 2। हम क्या कर रहे हैं, स्पीड को बढ़ा रहे हैं, स्पीड को हमने बढ़ाया। देखिए जैसे ही हम स्पीड को बढ़ाते हैं तो यहां पर स्पीड का जो डायरेक्शन है ये देखिएगा, ये इस तरह से घूम रहा है, ये n1 स्पीड है।
शाफ्ट थोड़ी सी इधर की तरफ शिफ्ट होगी, जैसे इनपुट दिया तो शाफ्ट थोड़ी सी इधर की तरफ शिफ्ट होगी। तो देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो जो इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट आ रहा था वो तो अभी भी यहीं पर आएगा। ओके, अब देखिए यहां पर अगर इसका मोशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन फोर्स जो हमें मिलेगा, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा और कहां पर मिलेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। तो यहां पर डेफिनेटली विल सी द फ्रिक्शन फोर्स। पहली बात तो ये ध्यान रखें। ओके, और यहां से लेके यहां तक का ये जो डिस्टेंस रहेगा, इट विल बी द रेडियस ऑफ शाफ्ट। ओके, अब देखिए यहां पर जब शाफ्ट इधर की तरफ मूव हुई तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहां पर जो भी लुब्रिकेंट प्रेजेंट है, इस लुब्रिकेंट का प्रेशर जो है ये बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्यों बढ़ा? ड्यू टू कन्वर्जिंग एक्शन, वेजिंग एक्शन। ये यहां पर इसको पुश कर रहा है, ये नैरो पैसेज में जा रहा है, तो यहां पर प्रेशर क्या हुआ, बढ़ा। ओके, अब इस प्रेशर बढ़ने की वजह से, प्रेशर बढ़ने की वजह से जैसे ही यहां पर हमने इनपुट दिया तो इसकी वजह से यहां पर प्रेशर बढ़ा, और इस प्रेशर बढ़ने की वजह से ये शाफ्ट क्या करेगी, लिफ्ट करने की कोशिश करेगी। तो देखिए इस कंडीशन के जस्ट थोड़ी सी देर बाद व्हाट यू विल बी सी कि ये जो शाफ्ट है ये शाफ्ट लिफ्ट कर जाएगी, इधर की तरफ ये शाफ्ट लिफ्ट कर जाएगी, और यहां पर एक थिन फिल्म लुब्रिकेशन की लेयर बन जाएगी। मतलब मेटल टू मेटल कांटेक्ट जो है क्या होगा, अवॉइड हो जाएगा। मेटल टू मेटल कांटेक्ट अब नहीं रहेगा, मेटल टू मेटल कांटेक्ट अब नहीं रहेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए कंडीशन, यहां पर अभी भी जो रेडियल लोड है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, रेडियल लोड W, और इस केस में अगर मैं बात करूं तो जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन भी कम ही रहेगा, क्योंकि अब जो फ्रिक्शन होगा वो इस मेटल सरफेस और फ्लूइड की लेयर के बीच में होगा। तो देखिए यहां पर ये जो केस है इट इज केस नंबर 3। यहां पर स्पीड जो है मैंने और बढ़ा दी, तो देखिए स्पीड बढ़ाने पर मेटल टू मेटल कांटेक्ट क्या हो रहा, अवॉइड हो रहा है। हियर इट विल बी मेटल टू मेटल कांटेक्ट, मेटल कांटेक्ट। तो स्पीड बढ़ाने पर मेटल टू मेटल कांटेक्ट जो है क्या हो रहा है, अवॉइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो शाफ्ट है ये लिफ्ट हो जाएगी ड्यू टू कन्वर्जिंग एक्शन, ड्यू टू वेजिंग या डायनामिक एक्शन। डायनामिक, देखिए यहां पर इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डायनामिक मोशन, जनरल बियरिंग इन डायनामिक कंडीशन, या फिर जनरल बियरिंग इन
मैक्सिमम स्पीड कंडीशन, ये चीज मैंने यहां पर मेंशन करी है, ये थर्ड केस वही मिलेगा। तो यहां पर क्या रहेगा, जनरल बियरिंग इज इन डायनामिक और मैक्सिमम स्पीड कंडीशन, डायनामिक मोशन और जनरल बियरिंग एट मैक्सिमम स्पीड, जनरल बियरिंग एट मैक्सिमम स्पीड। ओके, तो इस केस में क्या होगा कि ये जो शाफ्ट है ये लिफ्ट कर जाएगी और देयर विल बी गैप बिटवीन दिस बियरिंग एंड जनरल, और इस गैप को हम आगे चल के डिनोट करेंगे एच नोट से, इसे बोला जाता है मिनिमम फिल्म थिकनेस, मिनिमम फिल्म थिकनेस। इज इट क्लियर? अब देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये जो तीन केसेस हमने देखे हैं, ये हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन की कंडीशन है। देखिए हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन अगर है, हाइड्रोडायनामिक का मतलब क्या हुआ, यहां पर ध्यान रखें कि मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट इज अवॉइडेड एट हाई स्पीड। यहां पर स्पीड 0 है तब भी मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट है, स्पीड हमने बढ़ाई तब भी मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट था, बट अगर मैक्सिमम पर पहुंच जाएंगे तो उस केस में यहां पर ये शाफ्ट जो है क्या होगी, इस बियरिंग सरफेस से लिफ्ट हो जाएगी। ओके, तो हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन का मतलब क्या हुआ कि यहां पर शाफ्ट जो है लिफ्ट हो रही है ड्यू टू डायनामिक एक्शन। जब हाई स्पीड होगी उस समय मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं होगा। ओके, ये बात अभी तक आप लोगों ने सीखी। अच्छा, आगे मुझे एक केस की जरूरत पड़ेगी, वो केस मैं अभी से आपको बता देता हूं। देखिए जब मैं इसकी डिजाइन करूंगा तो इन तीनों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन मुझे लेना चाहिए। देखिए जब भी हम डिजाइन करते हैं बियरिंग की, तो हम एक्सियल थ्रस्ट बियरिंग से सीख चुके हैं कि वी डिजाइन इट फॉर मैक्सिमम पावर लॉस, वी डिजाइन इट फॉर मैक्सिमम पावर लॉस। तो देखिए मैक्सिमम पावर लॉस जो होगा किसकी वजह से होगा, फ्रिक्शनल टॉर्क की वजह से। तो जो पहला हमारा केस है इसमें तो कोई फ्रिक्शनल टॉर्क ही नहीं आएगा, फ्रिक्शन होगा ही नहीं, ये अच्छे से आप लोग समझ चुके हो। अब यहां पर ये दो जो केस है, केस नंबर 2 एंड 3, तो थर्ड केस की अगर हम बात करें तो यहां पर फ्रिक्शन तो होगा, बट ये जो फ्रिक्शन होगा ये विस्कस फ्रिक्शन बोलते हैं इसको, फ्लूइड लेयर और मेटल सरफेस के बीच का फ्रिक्शन। और यहां पर जो फ्रिक्शन है इस फ्रिक्शन को आप पढ़ेंगे, इसको कूलम फ्रिक्शन बोलते हैं, मेटल टू मेटल सरफेस के बीच में फ्रिक्शन। तो इस केस में पावर लॉस जो होगा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इस कंडीशन को लेते हुए हम चलेंगे इस बियरिंग की डिजाइन के लिए, यह बात अभी से आप लोग ध्यान रखें। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अब यहां पर कंक्लूजन की, कि कंक्लूजन क्या है हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन का। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो एस द स्पीड ऑफ द शाफ्ट इंक्रीजेस, जैसा कि मैंने बताया, प्रेशर ऑफ लुब्रिकेंट ऑल्सो इंक्रीजेस एंड दिस लिक्विड लुब्रिकेंट कन्वर्टिंग इनटू ए स्टिकी फिल्म। ये लिक्विड लुब्रिकेंट जो है स्टिकी फिल्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस लुब्रिकेंट मूव फ्रॉम वाइडर स्पेस टू नैरो स्पेस। देख लीजिए यहां पर इस वाइडर स्पेस से नैरो स्पेस की तरफ जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहां पर प्रेशर ऑफ लुब्रिकेंट बिकम्स मैक्सिमम। दिस फिनोमिना इज नोन एज द वेजिंग एक्शन और कन्वर्जिंग एक्शन और डायनामिक एक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेजिंग एक्शन, कन्वर्जिंग एक्शन और डायनामिक एक्शन की वजह से यहां पर जो है ये शाफ्ट जो है ये लिफ्ट होती है, मेटल टू मेटल कांटेक्ट अवॉइड होता है। ये हम बात करें जनरल बियरिंग की। जनरल बियरिंग में हम एंटर कर चुके हैं हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन के अंदर। तो यहां पे अगर हम बात करें तो हाई प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिफ्टिंग ऑफ शाफ्ट। अभी तक अगर हम बात करें तो कंक्लूजन पॉइंट क्या है कि हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन के केस में जो शाफ्ट लिफ्ट होगी ये किसकी वजह से होगी, हाई प्रेशर। और ये हाई प्रेशर कैसे मिलेगा, लुब्रिकेंट के
कन्वर्जिंग, वेजिंग या डायनेमिक एक्शन की वजह से। अब वहीं पे मैं बात करता हूं हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन की। तो हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन में क्या होगा? देखिए हाइड्रोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब क्या हुआ? रुका हुआ। स्टैटिक का मतलब क्या होता? स्पीड जीरो। तो देखिए यहां पर जो लुब्रिकेंट मतलब शाफ्ट को लिफ्ट करने के लिए लुब्रिकेंट के प्रेशर को इंक्रीज करना होगा। तो यहां पर लुब्रिकेंट के प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए बेटा हम एक्सटर्नल पंप का यूज करते हैं। दिस विल बी द पंप। इस एक्सटर्नल पंप से हम क्या करते हैं? लुब्रिकेंट को सप्लाई करते हैं बियरिंग और जनरल के बीच में। तो देखिए जब तक हमने लुब्रिकेंट को सप्लाई नहीं किया तब तक ये जो शाफ्ट है ये कांटेक्ट में रहेगी बियरिंग के, मतलब अभी मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा। अभी हमने यहां पर धीरे धीरे इस लुब्रिकेंट को सप्लाई करना स्टार्ट किया हाई प्रेशर पर। तो हाई प्रेशर पर अब देखिए यहां पर ये शाफ्ट जो है कंप्लीटली लिफ्ट हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो शाफ्ट है इस बियरिंग और शाफ्ट का सेंटर जो है क्या बन गया? अब सेम बन गया। कॉन्सेंट्रिक मोशन होगा जब हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन की कंडीशन रही, कॉन्सेंट्रिक मोशन। और जबकि इसके पहले हमने जो देखा था ना, हमेशा ध्यान रखें कि यहां पर इसेंट्रिक मोशन होगा। हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन के केस में ये शाफ्ट कभी भी कॉन्सेंट्रिक नहीं मूव करेगी, इसेंट्रिक मोशन रहेगा। यहां पर गैप ज्यादा, यहां पर गैप कम। जबकि हाइड्रोडायनामिक, हाइड्रोस्टैटिक में हमेशा ये शाफ्ट जो रहेगी बियरिंग से कॉन्सेंट्रिक मोशन में रहेगी। तो यहां पर हमने क्या किया? एक्सटर्नल डिवाइस पंप की मदद से प्रेशर को इंक्रीज किया। तो अब देखिए हमेशा ये मेटल टू मेटल कांटेक्ट यहां पर अवॉइडेड रहेगा। ऑलवेज मेटल टू मेटल कांटेक्ट इज अवॉइडेड, ऑलवेज मेटल टू मेटल कांटेक्ट अवॉइडेड। ओके, तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट अगर नहीं हो रहा है तो हम यहां पर ऐसे बियरिंग को यूज कर सकते हैं जब हमारी शाफ्ट के ऊपर ज्यादा लोड आ रहा हो। क्योंकि बेटा मेटल टू मेटल कांटेक्ट अगर होगा तो वीएल ज्यादा होगा। तो जब ज्यादा लोड आ रहा है तो उस केस में हम इस तरह के बियरिंग को यूज करते हैं। ओके, तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसको मैंने बहुत ही अच्छे से मेंशन किया है। आपको काफी डिफरेंस तो समझ में आ गए होंगे। हाइड्रोडायनामिक बियरिंग के केस में, हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन के केस में वेजिंग एक्शन से प्रेशर इंक्रीज होता है, यहां पर पंप की मदद से प्रेशर इंक्रीज होता है। वो हाई स्पीड पर वहां पर शाफ्ट लिफ्ट होगी। तो हाई स्पीड एप्लीकेशन, जैसे कि अगर मैं बात करूं आईसी इंजन, जो इलेक्ट्रिकल मोटर्स होती है हाई स्पीड पर रन करती है, तो वहां पर जो बियरिंग यूज किया जाता है, कौन सा बियरिंग यूज किया जाएगा? लुब्रिकेशन के टर्म्स में अगर हम बात करें तो हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन। और वहीं पे अगर मैं बात करूं जैसे कि बाउल मिल है, ठीक है, स्टोन क्रशर होते हैं, कंक्रीट मिक्सचर होते हैं, इनकी स्पीड ज्यादा नहीं होती बट वहां पर लोड जो है वो लोड ज्यादा आता है। तो उस केस में हम जो लुब्रिकेशन की कंडीशन यूज करेंगे वो हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन की कंडीशन यूज करेंगे। अब यहां पर अगर हम बात करें तो लुब्रिकेशन हमेशा हाई प्रेशर पर रहेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ लुब्रिकेशन की जरूरत होगी। तो यहां पर लुब्रिकेशन की कॉस्टिंग ज्यादा आएगी, किस केस में? हाइड्रोस्टैटिक में कंपेयर टू हाइड्रोडायनामिक। सो यहां पे अगर हम बात करें इन दोनों में डिफरेंस, तो वही डिफरेंस मैंने यहां पर मेंशन किए, देख सकते हो आप लोग। लुब्रिकेंट इज सप्लाई टू द बियरिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहां पर सप्लाई बियरिंग एट हाई प्रेशर। प्रेशर ऑफ लुब्रिकेंट इंक्रीजेस बाय वेजिंग, कन्वर्जिंग और डायनामिक एक्शन। और यहां पर पंप की मदद से प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट अवॉइडेड कब?
एट हाई स्पीड, हेंस इट इज सुटेबल ओनली फॉर हाई स्पीड एप्लीकेशन। हाई स्पीड एप्लीकेशन पे मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट नहीं होगा। यहां पर स्पीड कम हुई तो अगेन मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट हो जाएगा। यहां पर मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट हमेशा अवॉइडेड रहेगा। तो हाई रेडियल लोड कंडीशन, हाई रेडियल लोड कंडीशन के लिए ये सुटेबल होंगे। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें, मोशन ऑफ शाफ्ट इज इसेंट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द बियरिंग, ये मैंने आप लोगों को बताया। शाफ्ट का जो मोशन रहेगा इसेंट्रिक रहेगा, जबकि यहां पर कैसा रहेगा, कोसेंट्रिक रहेगा, क्योंकि हाई प्रेशर से हमने उसको लिफ्ट कर दिया है। उस शाफ्ट का सेंटर जो है वो बियरिंग के सेंटर से कॉन्साइड हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर, तो कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेंट इज लेस, वहां पर कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेंट ज्यादा आएगी। बिल्कुल। स्टार्टिंग टॉर्क, देखिए स्टार्टिंग टॉर्क अगर मैं बात करूं हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन की, तो वहां पर स्टार्टिंग में मेटल टू मेटल कांटेक्ट हो रहा था, तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा तो वहां पर फ्रिक्शनल टॉर्क ज्यादा आएगा। तो स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायर्ड, उसको ओवरकम करने के लिए स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायर्ड इज हाई, जबकि यहां पर स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायर्ड जो रहेगा क्या रहेगा, लेस रहेगा। इज इट क्लियर? It is used in the application where shaft is subjected to lighter load at stationary condition, जबकि यहां पर ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेवी लोड भी अगर आ रहा है शाफ्ट के ऊपर तो वी कैन यूज। इसके अलावा अगर हम बात करें एप्लीकेशन, मैंने लिखा है एप्लीकेशन लाइक आईसी इंजन, क्रैंक शाफ्ट, स्टीम एंड गैस टरबाइन, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर की स्पीड भी हाई, स्टीम एंड गैस टरबाइन हाई स्पीड, काफी ज्यादा स्पीड होती है, इवन 1,00,000 आरपीएम तक पहुंच जाती है गैस और स्टीम टरबाइन। तो ऐसे केसेस में हम यूज करेंगे हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन। और वहीं पे अगर मैं बात करूं तो मशीन लाइक बाउल मिल्स, थर्मल पावर प्लांट में जो यूज होती है, इसके अलावा कंक्रीट मिक्सचर, लार्ज साइज टर्बो जनरेटर, इनके लिए अब जो हम बियरिंग यूज करेंगे उसका जो लुब्रिकेशन सिस्टम होगा कैसा होगा, हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन। इज इट क्लियर? आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ come to the next and very very important concept, that is the concept of frictional torque and concept of friction circle radius और फ्रिक्शन सर्कल इन ए जनरल बियरिंग। अब देखिए हमें यहां पर क्या निकालना है, फ्रिक्शनल टॉर्क निकालना है, किसके लिए, जनरल बियरिंग के लिए। तो फ्रिक्शनल टॉर्क निकालना है, तो ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका है कि हम कौन सा फ्रिक्शनल टॉर्क निकालेंगे जब हमें, जिस कंडीशन में हमें, मतलब कौन सी कंडीशन से फ्रिक्शनल टॉर्क निकालेंगे, जब हमें मैक्सिमम फ्रिक्शनल टॉर्क मिलेगा। तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल टॉर्क कौन सी कंडीशन में मिल रहा है, देखिए हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन के केस में तो फ्रिक्शनल टॉर्क ऑलरेडी कम ही आएगा। हाइड्रोडायनामिक में अगर मैं बात करूं तो केस 1 में कोई फ्रिक्शनल टॉर्क नहीं आ रहा है, केस 3 में भी वहां पर फ्रिक्शनल टॉर्क कम आएगा। ओनली द केस इन विच हाईएस्ट फ्रिक्शनल टॉर्क विल बी ऑब्टेन्ड, इट विल बी द केस नंबर 2 ऑफ द हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन। तो क्या केस था वो हम एक बार यहां पर प्लॉट कर लेते हैं। ये बियरिंग है और इसके अंदर ये जनरल रोटेट कर रहा है। अब देखिए यहां पर जनरल पर जो लोड आएगा, रेडियल लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसकी वैल्यू हम क्या लेकर चल रहे हैं, इट इज डब्ल्यू। ओके, अब देखिए इस जनरल की जो स्पीड है, इसका डायरेक्शन जो है क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यहां पर इन दोनों के बीच में क्या है, लुब्रिकेंट है। अब देखिए जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा हमें, तो फ्रिक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन होगा इट विल बी दिस। ओके, यहां से लेकर यहां तक ये जो रेडियस है, ये रेडियस किसकी रेडियस होगी बेटा, जनरल की रेडियस, शाफ्ट की रेडियस। ओके, अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स की अगर हम बात करें तो इट इज म्यू इंटू एन, और एन जो होता है क्या होता है, नॉर्मल फोर्स। ओके, तो देखिए यहां पर
जो नॉर्मल फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन होगा, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स विल डेफिनेटली पास थ्रू द सेंटर ऑफ द शाफ्ट। दिस इज नॉर्मल फोर्स, इसको हम डिनोट कर देते हैं एन से। चेंज द कलर, विल टेक इट ओके। अब देखिए फ्रिक्शन और नॉर्मल का जो रिजल्टेंट होगा वो हमें कहां पर मिलेगा, दिस इज द रिजल्टेंट। ओके, रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल। ओके, अब देखिए यहां पर ये जो फ्रिक्शन और नॉर्मल का रिजल्टेंट है और यहां पर ये जो रेडियल लोड है, इन दोनों के बीच में आप देख सकते हो देयर विल बी सम ऑफसेट, ये ऑफसेट। बेसिकली ये जो डिस्टेंस होता है ना, इस डिस्टेंस को बोला जाता है फ्रिक्शन सर्कल रेडियस। इसे हम डिनोट कर रहे हैं एक्स से, इसे हम डिनोट कर रहे हैं किससे, एक्स से। अब देखिए अगर मैं यहां पर बात करूं कि फ्रिक्शनल टॉर्क कितना होगा, तो फ्रिक्शनल टॉर्क की अगर हम बात करें तो टॉर्क जो होगा वो टेंजेंशियल फोर्स से ही मिलेगा। तो यहां पर अगर हमें निकालना है फ्रिक्शनल टॉर्क, तो फ्रिक्शनल टॉर्क जो हमें मिलेगा फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल का जो रिजल्टेंट रहेगा ये वाला फोर्स मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्टेंस एक्स विल गिव अस ए फ्रिक्शनल टॉर्क। ओके, अब देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये जो एंगल है, सपोज दिस एंगल विल बी थीटा। ओके, अब यहां पे अगर हम बात करें ये वाला ट्रायंगल देखिए, सी दिस ट्रायंगल। ओके, यहां पर ये इस शाफ्ट की रेडियस है आर, ये एक्स, ये एंगल अगर थीटा है तो देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो यहां पर हमारे पास एक रिलेशन आता है साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय आर। तो आर हमें यहां पर, एक्स हमें यहां पर क्या मिल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा। दिस इज द फ्रिक्शनल सर्कल रेडियस, दिस इज द फ्रिक्शन सर्कल रेडियस। ओके, अब देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये जो आर रहेगा ये डब्ल्यू के बराबर रहेगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो अगर हमें निकालना है फ्रिक्शनल टॉर्क टी एफ इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं क्या, दिस एक्स इंटू आर, या फिर हम बोल सकते हैं एक्स इंटू डब्ल्यू। और ये एक्स की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, आर साइन थीटा इंटू डब्ल्यू। अब देखिए यहां पर ये म्यू जो है, ये म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर आप लोगों को पता हो म्यू कैन बी रिटन एज टेन इनवर्स ऑफ थीटा। ओके, टेन थीटा क्या होता है, एफ अपॉन एन, और म्यू अगर हमें निकालना है तो टेन इनवर्स थीटा। ओके, अब अगर यहां पर हम देखें, देखिए if theta is small, so sin theta can be written as theta, tan theta जो है इसको भी हम लिख सकते हैं थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होगा, म्यू होगा। ये tan थीटा बराबर एक्चुअली में क्या होता है, म्यू होता है। देख लीजिए यहां पर
एफ आर म्यू बराबर क्या हो जाएगा यहां पर, एफ आर डिवाइडेड बाय एन, और ये एफ आर डिवाइडेड बाय एन, एफ आर फ्रिक्शन फोर्स और उसका नॉर्मल, और ये किसके बराबर बनेगा, टेन थीटा के बराबर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, इस आर साइन थीटा की जगह टेन थीटा भी लिख सकते हैं इंटू डब्ल्यू, और इस टेन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, म्यू। तो ये बनेगा म्यू डब्ल्यू आर, जो कि हमें पहले भी मिला था। अल्टीमेटली रिलेशन तो उसी फॉर्म में आएगा ना, म्यू डब्ल्यू आर। तो ये फ्रिक्शनल टॉर्क हमारे पास आ गया। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फ्रिक्शन सर्कल क्या होगा और फ्रिक्शन सर्कल रेडियस जो है वो कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगी। अब देखिए यहां पर ये एक्स जो है इट इज फ्रिक्शन सर्कल रेडियस, और यहां पर हम एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ करते हैं। विल टेक सपोज दिस कलर, ओके दिखाई देगा ये, यस। यहां पर हम इसके सेंटर से एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसकी रेडियस एक्स है। इस सर्कल को बोला जाता है फ्रिक्शन सर्कल। इस सर्कल को क्या बोला जाता है, फ्रिक्शन सर्कल। और ये जो एक्स है इट इज फ्रिक्शन सर्कल रेडियस। दिस एक्स इज फ्रिक्शन सर्कल रेडियस। तो अगर हम बात करें फ्रिक्शन सर्कल रेडियस किस पे डिपेंड करिए, तो देखिए आर और साइन थीटा पर। और साइन थीटा की अगर मैं बात करूं तो साइन थीटा को हम टेन थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हमेशा ध्यान रखें फ्रिक्शन सर्कल रेडियस जो है एक्स इज द फंक्शन ऑफ डी एंड म्यू। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। फ्रिक्शन सर्कल क्या होता है कि इमेजिनरी सर्कल होता है, सेंटर ऑफ शाफ्ट से ड्रॉ किया जाता है, जिसकी रेडियस कितनी होती है, ऑफसेट बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल, और जो W होगा रेडियल लोड होगा, इन दोनों के बीच का जो ऑफसेट डिस्टेंस होता है इसे बोला जाता है फ्रिक्शन सर्कल रेडियस। ओके देखिए यही चीज मैंने यहां पर मेंशन करी है। व्हेन द शाफ्ट इज स्टेशनरी द कंडीशन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, रिएक्शन ऑफर्ड बाय द बेयरिंग इज इन लाइन विद द एक्शन ऑफ द लोड एक्टिंग ऑन द जनरल। देखिए स्टेशनरी अगर है, ये चीज स्टेशनरी का शाफ्ट है, तो यहां पर लोड जो होगा उतना ही रिएक्शन हमें मिलेगा, ये चीज ध्यान रखें। इसके अलावा क्या बोला है, व्हेन द शाफ्ट इज इन मोशन प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन द रिजल्टेंट फोर्स R1, यहां पर इस फोर्स को R1 बोल दिया है, ये रिजल्टेंट फोर्स R1, दिस रिजल्टेंट फोर्स R1, ओके ये R1, दिस रिजल्टेंट फोर्स R1 रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल। ओके यहां पर ये कैपिटल N से अपन ने डिनोट किया। फ्रिक्शन एंड नॉर्मल इज डेविएट फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लोड एक्टिंग ऑन द जनरल बाय x डिस्टेंस विच इज नोन एज द फ्रिक्शन सर्कल रेडियस। तो फ्रिक्शन सर्कल रेडियस क्या है ये आप लोगों को क्लियर हुई हो। ओके फ्रिक्शन सर्कल रेडियस क्या है कि जो रिजल्टेंट है फ्रिक्शन और नॉर्मल का, वो जो जनरल पर रेडियल लोड आ रहा है उससे जितना ऑफसेट है उसे बोला जाता है फ्रिक्शन सर्कल रेडियस। ए सर्कल ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शाफ्ट taking x as the radius is known as the friction circle radius. It depends on the radius of the general. Radius बोले या फिर diameter बोले, ये बात ध्यान रखें। And coefficient of friction मतलब म्यू पर डिपेंड करती है। तो यहां पर हमारे पास जनरल बियरिंग के केस में भी फ्रिक्शनल टॉर्क आ गया क्या, म्यू डब्ल्यू आर। ओके तो आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हाइड्रोडायनामिक और हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन में क्या डिफरेंस है, और फ्रिक्शन सर्कल रेडियस क्या होती है और फ्रिक्शन सर्कल क्या होता है, ये चीज भी आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुई होगी। ओके तो नेक्स्ट जो सेशन रहेगा इसमें हम बात करेंगे जनरल बियरिंग से रिलेटेड टर्म्स। काफी टर्म्स हम डिफाइन करेंगे जैसे इसेंट्रिसिटी रेशियो, क्लीयरेंस, अलग अलग तरह के। इसके अलावा हम बात करेंगे यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का रिलेशन आता है, समरफील्ड नंबर, एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके तो सेशन में जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह से अगर आप
सारे सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना चाहते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतरीन बनाना चाहते हो तो यू कैन डाउनलोड अवर एप्लीकेशन AEC प्लस फ्रॉम प्ले स्टोर और AEC प्लस पर यू कैन एक्सेस सार्थक बैच. दिस सार्थक बैच इज एक्सक्लूसिवली डिजाइन फॉर SSC JEE 2023. इस बैच के अंदर टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारी चीजें कवर की गई है. साथ में लाइव क्लासेस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है डेली. और इसके अलावा यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी इसमें अवेलेबल है. और विजय बैच जो है ये स्टेट JEE और AE एग्जाम के लिए है. इसके अलावा यहाँ पर नॉन टेक का महापैक, इसमें सारे नॉन टेक के सब्जेक्ट रिकॉर्डेड अच्छी क्वालिटी में डिजिटल बोर्ड पर, साथ में प्रैक्टिस सेशन सब कुछ अवेलेबल है. इससे आपकी नॉन टेक की प्रिपरेशन को आप बेहतरीन बना सकते हो. ये नॉन टेक का पूरा कंटेंट आपको विजय बैच में भी मिलेगा और सार्थक बैच में भी मिलेगा. वहां पर टेक्निकल भी है साथ में. इसके अलावा हर प्रकार की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जिससे आपकी प्रिपरेशन को और भी इफेक्टिव बना सकते हो. SSC JEE के लिए ऑल इन वन सभी एग्जाम को कवर करती है. रीजनिंग की, एप्टीट्यूड की, हर प्रकार की टेस्ट सीरीज यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर. ओके, सेशन की PDF के लिए मस्ट ज्वाइन अवर पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप दैट इज AEC प्लस ऐप एंड YT डिस्कशन चैनल. इसमें हर सेशन की PDF आपको प्रोवाइड की जाती है, साथ में हर सेशन की लिंक आपको प्रोवाइड की जाती है. सेशन में ज्वाइन होने के लिए थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में. बाय बाय.